तो मैं वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव का अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी टीम के जानिब से आप तमाम पत्रकार साथियों का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि वक्फ 2025 अमेंडमेंट एक्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले पूरे मुल्क में संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण अंदाज में सरकार जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहती थी, हमने इसका शांतिपूर्ण अंदाज में पूरे मुल्क में जोरदार विरोध किया। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके सामने आई है और अभी हमारे कोऑर्डिनेटर अब्दुल करीम सालार साहब आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं आपको स्वागत करते हुए आगे बढ़कर इतना ही कहूंगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो अंतरिम फैसला है, फाइनल जजमेंट जो है वो आने वाला है। लेकिन अंतरिम जजमेंट में भी कुछ चीजें ऐसी आई है कि जिसको लेकर हम तमाम के तमाम और हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिसके बैनर तले पूरे मुल्क में तमाम संगठनाएं काम कर रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से हम पूरी तरीके से खुश नहीं हैं, बल्कि हम मायूस हैं। कुछ ऐसी चीजें आई है जिसकी तफसील अभी आपके सामने आएगी। अब कुछ मामला ऐसा भी हुआ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जजमेंट आया तो हमारे कुछ साथियों ने अलग अलग अंदाज में खुशियों का इजहार किया। तो आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा या बहुत सारे सोशल मीडिया पर जितने मुस्लिम युवा बैठे हैं उनको भी ऐसा लगा होगा कि भैया खुशियां मनाई जा रही है तो शायद हम जीत गए, हमारे हक में फैसला आ गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऐसे ही वक्फ को लेकर क्या क्या कहा है, उन तमाम चीजों की बारीकी आपके सामने आएगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अध्यक्ष होने के नाते कि आप डिटेल में सारे पॉइंट्स को आप अगर हमारी तरफ से आप अपने दैनिक में अपने चैनल्स पर आप अगर शाये करते हैं, नश्र करते हैं तो आप तमाम का मैं शुक्रगुजार रहूंगा। मैं चाहूंगा हमारे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसे भी डॉक्टर राजीव ने कहा, ये भारत की एक ऐसी संगठन है कि जिसमें मुसलमानों के जितने पंथ है, मसलक है, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, सुन्नी पंथ के हमारे सुन्नी जमात है, ये तमाम के तमाम सरपंथ वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले ऐसे कुछ मुद्दे कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे संविधान के खिलाफ कुछ ऐसा काम होने जा रहा है सरकार की जानिब से जो हमारे संविधान के भी खिलाफ है और जो शरीयत का हक हमको हमारे संविधान ने दिया है प्यारे, उसके भी खिलाफ है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बिल्कुल जमहूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से रोड पर आती है। और इससे पहले की भी आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ बदमाशियां करना चाहिए, लेकिन हमारे जमहूरी और हमारे संवैधानिक एहतजाज और आंदोलन ने सरकारों को अपना फैसला पीछे लेने पर मजबूर किया है। तो ये हमारा एक ऐसा यानी एक बोर्ड है कि जिसमें तमाम मसलक, तमाम पंथ के मुस्लिम बिरादरी के लोग शामिल है। मैं चाहूंगा जमात इस्लामी के जनाब सुहेल अमीर साहब से कि वो भी एक मिनट अपनी बात जरूर रखें। अमीर जमात इस्लामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज यहाँ पर मीडिया कर्मी साथियों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि 1995 के वक्फ कानून को तब्दील करने के बाद, बदलने के बाद 2025 में एक नया एक्ट लोगों के सामने पेश किया गया था जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने नकारा था। इस 44 अमेंडमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल थी जिसे हम समझते हैं कि जो संवैधानिक स्वरूप के बहुत खिलाफ है, उसका हमने मुखालिफत की थी। और तकरीबन 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली निरंतर ये हमारी मूवमेंट चल रही है। और मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ, मुझे आशा भी और प्रसन्नता है कि इस 5-6 महीनों की पूरी हमारी इस कैंपेन में बहुत ही शांति के साथ ये कैंपेन चली। किसी ने एक पत्थर भी नहीं मारा, किसी ने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया और कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज में रहते हुए एक बहुत ही शांतिपूर्वक अभियान हम लोगों ने छेड़ा था जो
अप एंड डाउन से होता हुआ आज सुप्रीम कोर्ट के एक नए डिसीजन पर आया है। पिछले 5 दिन पहले जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना एक डिसीजन दिया है वो अंतरिम डिसीजन है, और अंतरिम डिसीजन होता ही ऐसा है कि जिसे बदलाया जा सकता है। और कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद वो फाइनल डिसीजन पर पहुंचेगी। हमारी इस वक्त डिमांड ये है, हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है, संवैधानिक जो गरिमाएं हैं उसके खिलाफ है। तो कौन सी आर्टिकल का उल्लंघन करता है ये हमारा कानून, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का कायदा। और इस समानता के कायदे में जहां धर्म और जात के ऊपर उठकर संविधान सबको राइट देता है, इक्वालिटी कहता है, तो ये आर्टिकल 14 का खुला हुआ उल्लंघन है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरा आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 यह है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड, यानी जाति और धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन बर्दाश्त नहीं करेगा। और गोया के आर्टिकल 15 का यहां पर इस कानून में उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए भी हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वह है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, यानी हर एक को अपना रिलीजन वो स्प्रेड करने का, उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और आर्टिकल 25 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये आपत्तिजनक है, इसलिए भी हम इसकी मुखालिफत करते हैं, यानी आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन हो रहा है। इसमें आर्टिकल 26 है जो इस बात की इजाजत हमें देता है कि हम हमारे रिलीजियस कहना चाहिए कि जो डिनोमिनेशंस होते हैं उसे हम मैनेज करें उस अपने ओन अफेयर्स में। तो ये आर्टिकल 26 का भी उल्लंघन है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और आखिरी आर्टिकल 300A, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी अपने संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, तो ये संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ है। तो मैंने इस वक्त आपसे आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और आर्टिकल 300A इसके बारे में मैंने बात की, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। बिल्कुल अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है इसमें बहुत सारे प्रावधान, या कहना चाहिए कि जो बीच का रास्ता निकाला गया है, हम समझते हैं कि हम इसका फुल्ली तौर पर इस्तकबाल इसलिए नहीं करते हैं कि हमारी डिस्कशन 44 अमेंडमेंट्स के बारे में थी। और इस वक्त जो हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है वो सिर्फ 3 बेसिक चीजों के बारे में दिया है। अभी बहुत बड़ा इशू जो हमारे पास है वो वक्फ बाय यूजर का है। वक्फ बाय यूजर को हम चाहते हैं कि वो भी 1995 के एतबार से बाकी रहे, और इस वक्त का कानून उसको भी उसका हनन करता है, इसलिए हम उसकी मुखालिफत करते हैं। मैं समझता हूं कि ये स्थायी रोक जो लगाई गई है गवर्नमेंट ने, ये स्थायी रोक कहा जाता है, यानी ये अंतरिम डिसीजन स्थायी रोक है। और स्थायी रोक के बारे में हम समझते हैं कि जब अंतिम डिसीजन आएगा तो हम चाहते हैं कि 44 अमेंडमेंट जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपसे और हम सबसे पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहता है कि 1995 का जो कानून था उसको बहाल किया जाए और ऐसी चीजें ना लागू की जाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री लिमिट से बाहर हो। मैं समझता हूं कि इसी के लिए आज हमने आप लोग को बुलाया था। मेरी बातचीत के बाद हमारे इस पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे जो पूरी डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले साथी हैं, मैं अयाज अली साहब जो सुन्नी ट्रस्ट के जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। ट्रस्ट जळगाव, आपला हा भारत देश हा लोकशाहीवर चालणारा आहे आणि संविधान मानणारा आहे। या ठिकाणी जे कायदे सरकार बनवत असते ते कायदे बनवताना सरकारचा जो अधिकार आहे त्याच आपण हस्तक्षेप करणार नाही, परंतु कायदे बनवताना संविधानाची कोणत्याही कलम किंवा पोट कलमची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेणे हे सरकारचे काम असते। परंतु सरकारने हा जो नवीन कायदा आणलेला आहे वक्फ अमेंडमेंट 1925 नावाचा, याच्यात त्यांनी जे 44 जे कायदे त्यांनी लादलेले आहेत त्याला आपण लादलेले म्हणू, ते आपल्या संविधानाच्या विरोधात आहे। तसेच आपल्या इस्लामी जे कायदे आहे शरीयत त्याच्या सुद्धा विरोधात आहे। तर आम्ही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सरकारला आणि पर्यायाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा विनंती करू इच्छितो की आपण जे निर्देश दिलेले आहेत ते अंतरिम आदेश आहे ते पुढे चेंज व्हायला पाहिजे। कारण की आपण फक्त काही गोष्टींवर त्या ठिकाणी स्टे दिलेला आहे, पर तो स्टे तात्पुरता आहे आणि ज्याप्रमाणे आपल्याकडून आम्हाला निर्णयाची अपेक्षा होती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तशी होताना आम्हाला दिसत नाही, म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागून परत त्यांना हे करू इच्छितो
की आम्ही संविधान मानणारे आहोत आणि आमची ही मनापासून इच्छा आहे की आपला हा भारत देश संविधानावर चालायला हवा आणि जे कायदे जे केलेले आहे 44 त्यात ते रद्द करून पूर्वीचे जे कायदे होते तसं त्यांनी राहू द्यावे आणि काही चेंजेस जर करायचे असतील तर ते संविधानाच्या दायऱ्यात राहून त्यांनी करावे ही मागणी करतो. जय हिंद जय भारत. 2025च्या हल्लीच्या नामदार सुप्रीम कोर्टाचा जो एक निर्णय आलेला आहे, अंतरिम आदेश आलेला आहे, त्या बाबतीत आज आम्ही जे पत्रकार परिषद आयोजित केली, आमच्या वक्फ फाउंडेशन कमिटीचे अध्यक्ष हारून मुफ्ती साहेब सोबत बसलेले आमचे सर्व सहकारी आणि पत्रकार बंधूंनो, आपले सर्वांचे पुन्हा स्वागत. वक्फ सुधारणा कायदा 2025च्या विरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व इतर दाखल झालेल्या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निर्णयावर आम्ही समाधानी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदींना स्थगिती दिली असली तरी संपूर्ण वक्फ सुधारणा कायदा 2025ला स्थगिती देण्यास नकार देणे ही निराशाजनक आहे. वक्फ सुधारणा कायदा 2025 हा कायदा मुस्लिम अल्पसंख्याकच्या हक्कावर अतिक्रमण करणारा व असंवैधानिक आहे. यामुळे वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण धोक्यात आलेले आहे. माननीय नामदार सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ काही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली, त्यापैकी सुद्धा त्यात काही स्थगिती ह्या निराशाजनक आहे. वक्फ सुधारणा कायदा 2025च्या अनेक असंवैधानिक व वादग्रस्त सुधारणा अजूनही कायम आहेत. वक्फ बाय युजर म्हणजे शेकडो वर्षापासून वक्फ म्हणून वापरली जात असलेली मालमत्ता त्याची तात्पुरता नकारात्मक किंवा नोटिफिकेशन नोंद प्रक्रिया होणार नाही असे निर्देश आहेत. म्हणजे ज्या मालमत्तांना वक्फ म्हणून वापर नोंद नोटिफिकेशन किंवा जाहीर नोंदणी झाली आहे त्या संपत्तीची वक्फ स्थिती तात्पुरती बदलली जाणार नाही. यामुळे वक्फ बाय युजर संपूर्ण मालमत्तेला संरक्षण दिले गेले नाही. केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्ड मध्ये बिगर मुस्लिमांना सदस्य करण्याबाबत माननीय न्यायालयाने केंद्रीय वक्फ काउन्सिल मध्ये 22 पैकी 4 सदस्य बिगर मुस्लिम असतील व राज्य वक्फ बोर्डामध्ये 3 बिगर मुस्लिम सदस्य 11 पैकी असतील असे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्याबद्दल आमचे म्हणणे असे की संविधानाच्या कलम 14 व 26 नुसार इतर धर्मियांचे सर्व धार्मिक बोर्ड व वक्फ बोर्ड मध्ये समानता दिसत नाही. शिवाय कलम 26 नुसार प्रत्येक धर्मियांना आपल्या धर्माच्या संस्था चालविण्याचे अधिकार आहेत. उदाहरण शीख प्रतिबंध मंडळ, मंदिर एंडॉवमेंट बोर्ड, ख्रिश्चन धर्म एंडॉवमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म एंडॉवमेंट बोर्ड यामध्ये त्या धर्माचेच लोकांना नियंत्रण आहे. मात्र केंद्रीय वक्फ काउन्सिल और राज्य वक्फ बोर्डामध्ये बिगर मुस्लिमांना 4 आणि 3 असे सदस्य दिले ही तरतूद लोकशाहीला मारक आहे. निवडणुकीद्वारे सदस्यांची निवड होणे जरुरी आहे. मात्र शासनाचे अपॉइंटमेंटचे अधिकार बद्दल कोर्टाने काहीच सांगितलेलं नाही. इस्लाम धर्म पाळण्यासाठी 5 वर्षांची अटला कोर्टाने स्थगिती दिली, चांगला आहे. परंतु त्याचबरोबर कोर्टाने असेही म्हटले आहे की राज्य शासन या बाबतीत नियमावली तयार करेल. यात आम्हाला असे वाटते की शासनाच्या या बाबतीत नियमावली बनवण्याचा गरज काय. वक्फ बोर्डाच्या सीओ बद्दल वक्फ सुधारित कायदा बोर्डाच्या सीओ हा मुस्लिमच असतील असे नमूद नाही. त्यावर माननीय न्यायालयाने आपल्या तात्पुरत्या स्थगितीमध्ये असे नमूद केले की बोर्डाच्या सीईओ म्हणून मुस्लिम अधिकाऱ्याला शासनाने प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. वास्तविक इतर धार्मिक बोर्डाचे सीईओ हे त्याच धर्माचे असतात, कारण त्यांना त्या धर्माचा ज्ञान आहे. प्राधान्यापेक्षा अनिवार्य असे निर्देश अपेक्षित होते. जिल्हा अधिकारी यांना वक्फ सुधारित कायद्याबद्दल मालमत्तेच्या मालकी हक्क ठरविण्याचा जो अधिकार दिला होता त्यावर स्थगिती दिली असून फक्त ट्रिब्युनलला त्याचे अधिकार दिले आहे. हा निर्णय समाधानकारक आहे. याच्यामुळे सार्वजनिक व्यक्तींच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप होणार नाही. वरील प्रमाणे माननीय उच्च न्यायालयाने ज्या काही सुधारित कायद्यावर जे तात्पुरती स्थगिती
वर निर्णय दिले त्याच्याने समाधान होत नाही. भारतीय संविधानाची विरोधाभास दिसत आहे. तसेच हल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत जनजागृती व्हावी म्हणून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने संपूर्ण देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम निर्णय येईपर्यंत शांततापूर्ण आंदोलन बद्दल रूपरेखा तयार केली आहे. त्यात काल विशेष प्रार्थनेचे आयोजन करण्यात आले आहे. काल ते झाले. 26 सप्टेंबर शुक्रवारी रोजी सकाळी 8 ते 2 वाजेपर्यंत सर्व भारतीय मुस्लिम व संविधान प्रेमींनी आपले आपले व्यवसाय बंद ठेवणे बद्दल आवाहन केले आहे. शिवाय बिगर मुस्लिम बांधवांसमेत चर्चा करणे, टेबल कॉन्फरन्स घेणे, धरणे देणे, रॅलीज काढणे वगैरे वगैरे संवैधानिक व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन 30 नोव्हेंबर 25 पर्यंत सुरू ठेवण्याबद्दल सूचित केले आहे. त्यानुसार वक्फ कोऑर्डिनेशन समिती जिल्ह्यामध्ये या बाबतीत शांततापूर्ण आंदोलन करणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की आपल्या अंतिम निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायपूर्वक निर्णय देतील. शासनाने सुद्धा आमच्या भावना समजून घ्यावे व संविधानाची मूळ कल्पना पाहून हा सुधारित कायद्याबद्दल फेरविचार करावा अशी आम्ही आपल्याद्वारे त्यांना विनंती केलेली आहे. याशिवाय लिमिटेशन ऍक्ट 1963 त्याबद्दल कोर्टाने काही स्थगिती दिली नाही. त्याच्यामध्ये वक्फची मालमत्ता असेल त्याच्या एक लिमिट मध्ये जर तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतला आणि कागदपत्र दिले तरच ती मालमत्ता वक्फची राहील, अदरवाईज कब्जेदाराला ती देण्यात येईल. म्हणजे एक ठिकाणी तुम्ही सांगताय की 12 वर्ष जो मालक असेल त्याला तुम्ही ती जागा देऊन टाकणार आणि 100, 200, 500 वर्षापासून वक्फ बाय युजरची जागा ते तुम्ही सांगता सरकार त्याचा ताबा घेईल तर ते रजिस्टर नसेल तर हा विरोधाभास आहे. आणि याच्या नवीन नाहीये. लिमिटेशन मध्ये आता महारीची जागा आपण का खरेदी करू शकत नाही, आपण आदिवासीची जागा का खरेदी करू शकत नाही? कारण ते खरेदी जरी तुम्ही केली तर ती इल्लीगल ठरवून त्यांची वारसांना परत दिली जाते. ते 25 वर्ष असो की 50 वर्ष असो. मग इथे का ती 50 वर्ष 100 वर्षाची जागा जर कागदपत्र दिले वक्फेचं का ते परत घेणार नाही? म्हणजे हा जो लिमिटेशन कायदा आहे हा सुद्धा चुकीचा आहे. पूर्वी असा होता की कोणी जर याच्यात अफरातफरी केली मुतवल्लियांनी किंवा ट्रस्टींनी तर त्यांच्या विरोधात नॉन बेलेबल ऑफेन्सची प्रोव्हिजन होती. आता त्यांनी बिलेबल केला नवीन कायद्यामध्ये. त्याबद्दल सरकारने त्याला काहीच एक शब्द बोलले नाही, उलट ते पेंडिंग ठेवलेलं आहे. अशा अनेक बाबीमध्ये आम्ही त्या डिटेलमध्ये न बोलता फक्त 3-4 त्यांनी जे मुद्दे घेतले त्यावरच आम्ही बोलतोय आणि आपल्याला विनंती करतोय की जास्तीत जास्त मोठ्या आणि ठळक बातमी अशी देऊन लोकांपर्यंत आपली भावना पोहोचेल अशी मी आपल्याला आमच्या वक्फ कोऑर्डिनेशन कमिटीतर्फे विनंती करतो. थांबतो.